बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर साइंस क्लास वंस अगेन। और हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें इस सिलसिले में हमारा आज का चैप्टर 5 है, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर्स। हमने स्टार्ट में जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डीकम्पोजिशन, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए डीकम्पोजर भी काम करते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए और एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोसेस है। कैसे, क्यों, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के थ्रू जो एसएलओ हम अचीव करेंगे वो है हाईलाइट द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डीकम्पोजिशन एंड डिस्कस इट्स हार्मफुल एंड बेनिफिशियल एस्पेक्ट। इस एसएलओ के दो हिस्से हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डीकम्पोजिशन क्या है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या रोल प्ले करते हैं, और फिर हम ये देखेंगे डीकम्पोजिशन ना हो तो क्या हमें नुकसान होगा और डीकम्पोजिशन के होने से हमें क्या फायदे होते हैं, और क्या डीकम्पोजिशन एक्टिविटी का कोई नुकसान भी है। ये सब बातें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये आपको 3 तस्वीर दिखाई दे रही हैं, ए, बी और सी। हर तस्वीर में एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। इन तीनों तस्वीर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें क्या फर्क है। अपनी नोटबुक पे 3 कॉलम्स बनाइए। पहले तो इनका नाम आइडेंटिफाई कीजिए कि ये क्या है, ये बी और फिर सी क्या है, और फिर इनके फीचर्स लिखिए कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है। इस एक्टिविटी के लिए आपके पास 3 मिनट है। जल्दी से इसे वाइंड अप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इनको डिफ्रेंशिएट किया होगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर लिया होगा। नेक्स्ट इज, आपके सामने कुछ सवाल हैं। वाई डज द फूड केप्ट ओपन स्पॉइल आफ्टर फ्यू डेज। आपने देखा होगा कि किसी खाने को, कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, किसी खाने को या कोई वैसे कुक्ड आइटम है, उसे हम कुछ देर के लिए ओपन एयर में, कुछ दिनों के लिए ओपन एयर में रख दें तो वो खराब हो जाती है। उसके ऊपर वाइट कलर का, ब्लैक या ग्रीन कलर की डस्ट सी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? खाना खराब क्यों हो जाता है ओपन एयर में रखने से? या बाज़ दफ़ा फ्रीजर में रखा खाना भी कुछ दिनों के बाद खराब हो जाता है। इस सब की क्या वजूहात हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि उसमें जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। कौन से जर्म्स, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स टू द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब कोई एनिमल डेड हो जाता है या कोई प्लांट डेड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है उनकी बॉडीज के साथ। जैसे आप इस तस्वीर में देख भी रहे हैं कि ये डेड प्लांट है, हो रहा है ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली इसके साथ क्या होगा? मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। मैं आपकी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो रेलेवेंट ओपिनियंस है वो राइटिंग बोर्ड पे नोट करें और इसे अपने चैप्टर लेक्चर के साथ लिंक करें। इसी तरह, वाई डू वी फाइंड ओनली बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड ह्यूमन आफ्टर फ्यू मंथ्स। जब कोई एनिमल या ह्यूमन की डेथ हो जाए तो कुछ महीनों के बाद हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन ही क्यों मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें किसी जगह पे बिल्ली की या किसी जानवर की हड्डियां मिलती हैं। ऐसा क्यों है? उसकी बाकी बॉडी कहाँ चली जाती है? जरा सोचिए इस बारे में। नेक्स्ट इज, व्हाट विल हैपन इफ द डेड मैटर नॉट रिमूव्ड। अगर डेड ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमन बींग्स हैं, अगर उनकी डेड बॉडीज को बरी ना किया जाए तो क्या होगा? अगर वो इस तरह ओपन एयर में हमारे पास मौजूद रहे तो घरों में भी देखा कि अगर कोई चूहा या कोई बिल्ली मर जाए किसी कोने में तो उसकी स्मेल से पूरे घर के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ताफून सा फैल जाता है। सो अल्टीमेटली उसे तलाश करके उसे किसी जगह पे डंप कर दिया जाता है। सो ऐसा क्यों है? क्यों किसी डेड ऑर्गेनिज्म में स्मेल क्रिएट हो जाती है? इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के लेक्चर में हैं। ये जितने भी आपने तस्वीर देखी, प्रोसेसेस देखे, स्पॉइल्ड फूड हो, डेड प्लांट्स हो, डेड एनिमल्स हो, या कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी उसकी लाइफ के ख़त्म होने के बाद
डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन या डीकम्पोज होना एक्चुअली में क्या है? हमारी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग से डेथ की तरफ चला जाता है, यानी डेड हो जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं और हमारी बॉडी में मौजूद सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। द ब्रेक डाउन और ब्रोकन डाउन into simpler parts or substances, especially by the action of living things, is called decomposition. D मतलब निकल जाना, माइनस हो जाना, एक्सपेल आउट। कॉम्पोजिशन यानी उसका अज्जाए तरकीबी, कि जिन चीज़ों से मिलकर बना था वो वापस उन्हीं चीज़ों में तहलील होना शुरू हो गया, इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। ह्यूमन बॉडीज जिन एलिमेंट से मिलकर बनी है, उन एलिमेंट्स का वापस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाना, बॉडी से निकल के, इट इज़ द डीकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसी तरह डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स जब वो अपनी कॉम्पोजिशन वाले एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस डीकम्पोजिशन कहलाएगा। डीकम्पोजिशन का प्रोसेस दो तरह के ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, तो दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। ये दोनों माइक्रो डीकम्पोजर्स हैं। अब ये सारा प्रोसेस एक्चुअली में है क्या, देखते हैं। हम जो फूड खाते हैं, कोई भी फूड है हमारा, राइस है, व्हीट है, कोई भी एनीथिंग दैट वी ईट, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। अब हर किस्म के न्यूट्रिएंट की एक अपनी कंपोजिशन है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी है किसी तौर पे। प्रोटीन्स का स्पेशल एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन है। इसी तरह फैट्स में भी कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो जब इन न्यूट्रिएंट्स में से ये तमाम सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होगी, तो ये सारा प्रोसेस डीकम्पोजिशन कहलाएगा। और ये जो एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे एलिमेंट्स रिलीज होंगे, तो ये अल्टीमेटली यूटिलाइज कर लिए जाएंगे प्लांट्स की तरफ से। यानी डीकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें सॉइल में या एयर में रिलीज कर देंगे और प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगे। यानी एक तरह से ये डीकम्पोजर्स प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का बायस बनते हैं, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ में बेहतरी आती है। अगर प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो प्लांट्स की ग्रोथ अफेक्ट करेगी, और प्लांट्स की ग्रोथ अफेक्ट करने से एनिमल्स की ग्रोथ अफेक्ट होगी। अल्टीमेटली हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। लिहाजा डीकम्पोजर्स हमारे सॉइल में के इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी किताब में इस बारे में क्या लिखा है। डीकम्पोजर्स आर द बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई। They are capable of and responsible converting complex organic compounds जैसा कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स into simpler ones। और वो simpler ones कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर प्लस एनर्जी। In this process they release huge amount of energy। सो आई होप कि आपको डीकम्पोजिशन का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। इम्पैक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन। इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। क्यों लॉस्ट हो जाती है? क्योंकि एक बड़ा कंपाउंड जब भी छोटे छोटे कंपाउंड्स में तकसीम होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, and only minute amount of energy is used up by the microorganisms।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी में से अपने लिए बहुत थोड़ी एनर्जी यूज़ करते हैं, जिससे वो अपने लिए फूड बनाते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने दूसरे प्रोसेसेस अंजाम देते हैं। हीट एंड अदर रिमेनिंग मटेरियल्स आर रिलीज्ड इनटू सराउंडिंग एयर, वाटर और सॉइल। और बाकी के मटेरियल जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन है, वो सॉइल में, एयर में या वाटर में, जहाँ भी डिकम्पोजिशन एक्टिविटी हो रही है वहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं। तो decomposers play a very important role in recycling of inorganic nutrients. एक्चुअली में ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग परफॉर्म करते हैं। रिसाइकलिंग क्या है? आप जानते हैं कि किसी भी एक चीज़ को उसका इस्तेमाल ख़त्म होने के बाद दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना। सो ह्यूमन बॉडीज़, एनिमल्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ जब डेड हो जाती हैं तो उनका एक पार्ट ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनकी डीकम्पोजिशन से वो दोबारा यूटिलाइजेशन के प्रोसेस में आ जाती हैं। सो इट इज़ एक्चुअली द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। विदाउट द एक्टिविटी ऑफ decomposers, essential nutrients may be blocked in the bodies of dead animals and plants and would not be available in the ecosystem. अगर ये डिकम्पोजिशन ना हो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, और जब प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ना होंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ अफेक्ट करेगी। ये प्लांट्स की ग्रोथ अगर इफेक्ट हो जाए तो एनिमल्स की ग्रोथ अफेक्ट होगी, और एनिमल्स की ग्रोथ अफेक्ट हो तो हमारा पूरा होल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। लिहाजा डिकम्पोजर्स हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी प्लेस क्या है। प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो, और प्लांट्स या एनिमल्स, इनकी बॉडीज को डिकम्पोज करके इनके जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा एनवायरनमेंट में एडिशन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो, यानी न्यूट्रिएंट्स यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा? अल्टीमेटली सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, और जब सॉइल इनफर्टाइल होगी तो ना तो प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे और ना ही एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे। सो इन द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजिशन एक्टिविटी, सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, plants will not grow in when find no nutrients, they wouldn't be able to grow well. Affected growth of plants will affect animals, क्योंकि animals ही plants को consume करते हैं। Ultimately the whole ecosystem will get disturbed. Undecomposed bodies add pollution, और इसके साथ साथ अगर ये undecomposed bodies यानी dead bodies of plants, animals, humans वैसे ही इन्वायरमेंट में रहें, उनकी डिकम्पोजिशन ना हो, तो अल्टीमेटली वो पोल्यूशन कॉज करेंगी। और इनके यूजफुल एस्पेक्ट्स क्या है डिकम्पोजिशन के न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं एनवायरनमेंट में, सॉइल फर्टाइल रहती है, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहेगा, क्रॉप्स अच्छी होंगी, प्लांट्स और एनिमल्स रिजल्टेंटली उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, और ये डिकम्पोजर्स को भी ग्रोथ को भी फेवर करेगी, क्योंकि उनके लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ह्यूज अमाउंट मौजूद होगी। चलिए जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि जो सवाल हमने लेसन के शुरू में पूछे थे उनका जवाब क्या है। रैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अपना लेसन। डिकम्पोजिशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक मैटर हियर मीन्स बॉडीज ऑफ प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या ऐसा मटेरियल जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस से बना हो, जैसा कि पेपर वगैरह। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर मेजर डिकम्पोजर्स।
although there are some other decomposers, but we are more concerned with bacteria and fungi. Decomposition add nutrients into the environment and help plants grow well, and ultimately it will flourish the ecosystem, and ecosystem will be balanced. चलिए जी, अब आ गया वर्कशीट टाइम। डिकम्पोजिशन को आपने अच्छे से समझ लिया है, अपनी वर्कशीट को पढ़िए, उसे सॉल्व कीजिए और अपने टीचर को ड्यू टाइम में रिटर्न कीजिए। वेल डन। अब आ गए होमवर्क की तरफ। एक्टिविटी 2.3 आपकी बुक में दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या है, आपने क्या करना है कि आपने अपने होम वेस्टेज को, जो आपका डेली बेसिस पे प्रोड्यूस होता है घर में कचरा, उसकी मटेरियल्स को, आइटम्स को ऑब्जर्व करना है, उनकी एक लिस्ट बना लें आसानी के लिए कि आपके डोमेस्टिक वेस्ट में कौन कौन सी आइटम्स शामिल हैं, और फिर उनमें से डीकम्पोजेबल आइटम्स और नॉन डीकम्पोजेबल मटेरियल्स को अलग अलग कर लें। डीकम्पोजेबल कौन सा होगा, जैसा कि वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, वुड होगी, पेपर, एग शेल्स होंगे उसमें, और नॉन डिकम्पोजेबल कौन सा होगा, प्लास्टिक, स्टील, इससे बनने वाली कुछ आइटम्स। जब आप इनको सेपरेट कर लें तो फिर आप बताइए कि हम डीकम्पोजेबल मटेरियल्स को और नॉन डीकम्पोजेबल मटेरियल्स को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। सोचिए, इस पे रिसर्च कीजिए, इंटरनेट से, बुक से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से हेल्प लीजिए और एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करके अपने क्लास में प्रेजेंट कीजिए। इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज के सेक्शन सी में से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स। इसमें आपने हार्मफुल इफेक्ट्स और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स दोनों लिखने हैं। चलिए जी, ये हमारा लेसन आज यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेरिमेंट 3 कंडक्ट करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।